हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। आज हम लोग उपसारणिक और सहगुणनखंड को ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम दो कोट के सारणिक के उपसारणिक और तीन कोट की जो सारणिक दी होंगे उनके उपसारणिक और सहगुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम दो कोट के उपसारणिक जो होते हैं उनके सहगुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हम इस क्वेश्चन के माध्यम से उपसारणिक को ज्ञात करना सीखेंगे, जो कि हमें ये क्वेश्चन दो कोट के दिए हैं। तो हम पहले दो कोट के, फिर बारी बारी से इसी तरह तीन कोट के सारणिक के उपसारणिक ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दो कोटि वाले को ले लिए हैं। तो यहाँ पे दो कोट के जो है हमारे सारणिक दिए गए हैं। अब इसमें सभी अवयव जो दिए गए हैं उसके उपसारणिक ज्ञात करना है। तो इसे उपसारणिक ज्ञात करने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में कुछ और डेटा एकत्र कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। तो अगर देखें तो इसे कुछ नामकरण यानी कह सकते हैं कि कुछ लेटर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे अगर देखें तो यहाँ पे ये जो 1 है, अगर देखें तो ये इस तरह से हम जानते हैं कि क्षैतिज रूप में जो होता है हमारा रो होता है और ऊर्ध्वाधर रूप में कॉलम होता है। अगर ये कोई एलिमेंट है यानी अवयव है तो इसको स्मॉल ए से प्रदर्शित करेंगे। तो ये जो अर्थात ये जो लिखे गए हैं 1, -2, 4, 3, तो इसे हम स्मॉल ए से ही प्रदर्शित करेंगे क्योंकि ये एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो ये एलिमेंट यानी तत्व हैं यानी अवयव हैं, तो अवयव को हमेशा छोटे लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। अब लेटर चाहे जो भी ले सकते हैं, ABCD करके कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे लेटर के रूप में ए से प्रदर्शित करेंगे। तो अगर यहाँ से इसे ए से प्रदर्शित करेंगे तो अब इसकी जानकारी भी हमें देना है कि ये रो में है और कॉलम में है, तो कौन से रो और कौन से कॉलम में है। तो इसकी जानकारी के लिए हमें कुछ नंबरिंग करने पड़ते हैं, जो हम रो और कॉलम के रूप में संख्याओं को दर्शाते हैं। तो अगर देखें तो ये वाला हमारा 1 है, तो 1 देखें तो ये वाला जो रो होता है ये पहला रो है और ये जो रो है ये दूसरा। इसको R1 कहेंगे, इसको R2 कहेंगे। और ये जो कॉलम इस तरह से, तो इसको वाले के इस तरह से जो कॉलम है इसे C1 और इस तरह से जो कॉलम है इसे C2। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। और इस तरह से क्षैतिज देखेंगे तो रो है। अब ये एक की स्थिति क्या है, इस स्थिति को दर्शाने के लिए तो इसके आगे हम रो और कॉलम का भी जिक्र करेंगे। तो यहाँ से देखें तो ये जो एक है, एक हमारा एलिमेंट है। तो एलिमेंट को हम यहाँ साइड में देख लेते हैं। तो एलिमेंट को हमने माना कि ए से प्रदर्शित करेंगे, जो कि स्मॉल ए होगा। और देखें तो ये किस वाले रो में है, क्योंकि हम पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। तो देखें तो पहले वाले रो में है और कॉलम में देखें तो पहले वाले कॉलम में भी है। तो हम इसे रो यानी पहला वाला रो और पहला वाला कॉलम अर्थात A11 से प्रदर्शित करेंगे। अब A11 वाला अवयव हमारा है कितना, 1 है। इसी तरह से अगले वाले यानी -2 को अगर प्रदर्शित करना चाहें तो -2 को अगर देखें तो ये अब रो देखेंगे तो ये पहले वाले रो में ही है और कॉलम में देखें तो ये दूसरे वाले कॉलम में है। तो इसे हम लिखेंगे A, पहले रो लिखते हैं तो पहला वाला रो दूसरा कॉलम, तो इसे प्रदर्शित करेंगे तो -2। अब इसी तरह से अगर 4 को देखें तो 4 किस में है, दूसरे वाले रो में, और कॉलम में देखें तो पहले वाले कॉलम में है। तो इसे प्रदर्शित करने के लिए हम लिख सकते हैं A, पहला, ये देखें तो रो पहले प्रदर्शित करते हैं तो रो दूसरा है तो यहाँ पे 2 और कॉलम पहला ही है तो कॉलम 1 बराबर इसे क्या रखेंगे, 4 दिया है 4। इसी तरह से इसे भी देखें तो दूसरा वाला रो और दूसरा कॉलम, तो इसको लिखेंगे दूसरा रो दूसरा कॉलम। ये निकल के आ गया हमारा कितना, 3, जो कि दिया गया था। ये रहे हमारे रो और कॉलम की स्थिति दर्शाने के लिए कि कौन सा रो कौन सा कॉलम का अवयव है। अब यहाँ से हमने इस अवयव को दर्शित कर दिया। अब हम सीखते हैं उपसारणिक कैसे ज्ञात करेंगे। तो उपसारणिक आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। अगर उपसारणिक हमें ज्ञात करना है तो यहाँ से हम इसकी स्थिति लेंगे। तो स्थिति में देखिए तो A11 अर्थात पहले रो पहले कॉलम का जो अवयव है 1 दिया गया है, तो इसे हम लिखेंगे A11 का उपसारणिक। अब हम उपसारणिक ज्ञात कर रहे हैं तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं A11 का उपसारणिक, या फिर A11 की वैल्यू है कितना, 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 का उपसारणिक इस तरह से। अगर देखें तो ये दोनों कहने का मतलब सेम है, अर्थात हम चाहे A11 लिखें या 1 का उपसारणिक लिखें, दोनों का कहने का मतलब सेम है।
अब यहाँ पे देखें तो उपसारणिक ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो उपसारणिक ज्ञात करने के लिए A11 है, तो A11 की स्थिति देखेंगे तो यहाँ पे है पहले रो और पहले कॉलम में। तो इस तरह से जिसमें A11 होगा उस तरह से रो को छोड़ देंगे, तो पहला रो है, पहला रो छूट गया। पहले वाले कॉलम में है तो इस तरह से पहला वाला कॉलम छूट जाएगा। अब जो अवयव बचेगा वही उपसारणिक होगा। तो यहाँ पे अवयव बचा कितना, 3, तो अर्थात इसका उपसारणिक कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसी तरह से अगला अवयव लेंगे A12, तो A12, अब A12 का उपसारणिक ज्ञात करेंगे। तो A11 का उपसारणिक, अब A11 का उपसारणिक, तो यहाँ हम रफ कार्य में बगल में देखते हैं, तो A-2 और यहाँ पे 4, 3 इस तरह से। अब इसमें हमें किसका ज्ञात करना है, A12, तो A12 वाला अवयव कितना था हमारा, -2, अर्थात इस -2 का उपसारणिक ज्ञात करना है। तो -2 देखें तो इस वाले रो में है, तो इस तरह से ये वाला रो छूट जाएगा। और कॉलम में देखें तो ये दूसरे कॉलम में है, तो इस तरह से ये कॉलम छूट जाएगा। तो बचा कितना अवयव हमारा, सिर्फ 4 बचा, तो ये इसका उपसारणिक हो जाएगा 4। इसी तरह से अब अगले वाले अवयव का A21 का निकालेंगे। तो A21 का उपसारणिक, A21 का उपसारणिक, अब A21 का जब उपसारणिक निकालेंगे तो हमारा जो सारणिक दिया गया था यही सारणिक दिया गया है। अब A21, तो A21 वाला अवयव कितना है, 4, अर्थात इस 4 का उपसारणिक निकालना है। तो 4 इस वाले रो में है, अर्थात दूसरे वाले रो में है, तो इस तरह से ये रो छूट गया। और कॉलम तो पहले कॉलम है, तो इस तरह से कॉलम बचा कितना यहाँ पे, -2, तो इसका उपसारणिक हो गया -2। इसी तरह से अगला वाला अवयव कितना है, A22, तो A22 का जब उपसारणिक ज्ञात करेंगे, तो A22 वाले को उपसारणिक ज्ञात करेंगे, तो इस तरह से हमारे जो सारणिक दिए गए हैं, तो A22 वाला अवयव कितना है, 3 है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा भी है। अब 3 का ज्ञात करना है, तो 3 देखें तो दूसरे वाले रो में है, तो इस तरह से ये रो छूट जाएगा। और दूसरे वाले कॉलम में है, तो इस तरह से ये कॉलम छूट जाएगा। तो यहाँ पे बचा कितना हमारा, 1, अर्थात ये इसका उपसारणिक 1 हुआ। अब अगर इसको हम क्रमबद्ध करना चाहें, अर्थात सारणिक के रूप में दर्शाना चाहें, तो हम लिख सकते हैं कि इसके जो उपसारणिक होंगे, यानी सभी अवयव के कह सकते हैं कि उपसारणिक जो है, उपसारणिक को अगर क्रमबद्ध करना चाहें तो जैसे जैसे हमने अवयव को लिया था यहाँ पे क्रम से, उसी तरह इस उपसारणिक को क्रम से रख देंगे। यहाँ पे अगर रखेंगे तो 3, 4, -2, 1, इस तरह से उपसारणिक को क्रमबद्ध कर सकते हैं। या हमें उपसारणिक ज्ञात करने के लिए कहा गया है तो हम इस तरह से भी बारी बारी से लिख सकते हैं। अगर क्रमबद्ध करना होगा तो हम इस तरह से क्रम से ही रख देंगे, जैसा कि यहाँ पे हमने अवयव को लिया था। ये रहे हमारे 2 कोटि के सारणिक के उपसारणिक ज्ञात करना। अब इसमें हम सीख लेंगे कि इसका जो है सहगुणनखंड या सहखंड कैसे ज्ञात किया जाता है 2 कोटि वाले उपसारणिक का। तो सहगुणनखंड या फिर सहगुणनखंड या फिर सहखंड, दोनों नाम एक ही हैं। अगर ज्ञात करना है तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फार्मूला, उसी के आधार पे ज्ञात किया जाता है। तो हमारा होता है सहगुणनखंड, या इसको कह सकते हैं सहखंड, दोनों का मतलब सेम है। इसके लिए हमारा फार्मूला होता है -1 ब्रैकेट में, जो कि ब्रैकेट क्लोज, और पावर में R+C इंटू यहाँ पे जो होते हैं हमारे उपसारणिक के अवयव होते हैं, उपसारणिक के अवयव, उपसारणिक के अवयव इस तरह से होते हैं। ये हमारा फार्मूला होता है। तो अगर मान लीजिए उपसारणिक के अवयव का मतलब ये है कि जो हमने उपसारणिक ज्ञात किया है वो अवयव कौन सा ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे A11 वाला अवयव ले रहे हैं कि 1-2 वाला ले रहे हैं कि 2-1 वाला ले रहे हैं कि 2-2 वाला ले रहे हैं, इस तरह से। तो आइए हम उपसारणिक को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो उपसारणिक को ज्ञात कर ले, सहगुणनखंड को भी ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि जब भी सहगुणनखंड को हम ज्ञात करेंगे तो सहगुणनखंड को कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं कि इसे सहगुणनखंड को इसे कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जो सहगुणनखंड होंगे हमारे, उसे हम जिस नाम से डिनोट करेंगे लेटर से, उसे कैपिटल में प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे हमने अवयव को ए के रूप में प्रदर्शित किया है, तो हम सहगुणनखंड को भी ए के रूप में प्रदर्शित करेंगे, लेकिन कैपिटल ए के रूप में। तो आइए हम सहगुणनखंड याद करते हैं। तो A11 का आप सहगुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। A11 का सहगुणनखंड, अब सहगुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा क्या है -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1
पावर में r प्लस सी, तो यहाँ पे देखें पहले रो होता है फिर कॉलम, तो r हमारा कितना है 1, तो 1 प्लस और c कितना है 1, तो 1। अब गुणे यहाँ पे लिखते हैं क्या, उपसारणिक के अवयव, तो उपसारणिक का कौन सा अवयव लिया हमने a11 वाला, तो a11 वाला अवयव है कितना 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इस तरह से। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, या करके -1 पावर r प्लस सी गुणे a11 का उपसारणिक, a11 का उपसारणिक, इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम जिस अवयव का निकालेंगे उसका नाम दर्शित कर देंगे। तो यहाँ पे अब इसे सॉल्व करते हैं, तो -1 और 1 1 देखें तो 1 1 जुट के 2 हो गया, गुणे यहाँ पे कितना 3। अगर -1 का घात में 2 है अर्थात सम है, तो यहाँ पे अगर इसका मल्टीपल होगा यानी स्क्वायर होगा तो हमारा जो माइनस है माइनस हट जाएगा, तो यहाँ से निकल कितना आ जाएगा 3, अर्थात जो है a11 का हमारा सहगुणनखंड कितना आ गया 3। इसी तरह अन्य का भी हम इसी फार्मूले की मदद से ज्ञात करेंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं a12 का सहगुणनखंड। अब a12 का अगर सहगुणनखंड लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -1। अब r की वैल्यू है कितना 1 प्लस c की वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 गुणे a12 वाला अवयव लिए हैं, तो a12 वाला जैसा कि हमने उपसारणिक में सीखा था, तो a12 वाला हमारा उपसारणिक था कितना, तो यहाँ पे 4 आया था, 4 लिख देंगे। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना -1 2 1 3 गुणे 4। अब देखें तो यहाँ -1 के घाते 3, अर्थात अगर हम इसे विस्तार में देखें तो इस तरह से करेंगे -1 गुणे -1 गुणे -1। ये घात जितनी बार होगा इसका मल्टीपल इतना होगा, तो अगर माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो यहाँ से प्लस हो जाएगा अर्थात 1। अब फिर यहाँ बचा कितना -1, जब 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1। इस तरह से ये हमने रफ कार्य में देख लिया इधर साइड में कि गुणा किस तरह से करेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं तो -1 की घात 3, या तो हम इस तरह से ध्यान रखते हैं अगर घात विषम होगी तो हमारा माइनस आएगा, अगर घात सम होगी तो माइनस नहीं आएगा। तो यहाँ घात विषम है 3 है, तो यहाँ -1 आएगा गुणे यहाँ पे 4। अगर 4 में -1 का गुणा करेंगे तो माइनस का 4, यानी a12 का हमारा सहगुणनखंड कितना आ गया माइनस का 4। इसी तरह से हम a21 का सहगुणनखंड निकाल लेंगे a21। अब a21 का निकालेंगे तो यहाँ से लिखेंगे फार्मूला -1 r की वैल्यू 2 + 1 गुणे, अब अवयव हमारा कितना था, तो अवयव हमारा दिया गया था कितना -2। उपसारणिक वाला अवयव यहाँ पे था -2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से -1/3 गुणे -2। अब यहाँ पे घात विषम है तो माइनस होगा जरूरी, माइनस रहेगा, तो माइनस यहाँ पे -1 गुणे या -2, माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस, अर्थात यहाँ पे 2 आ गया। अब इसी तरह से a22 निकाल लेंगे, a22 का सहगुणनखंड, तो a22 का निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -1, r की वैल्यू कितना 2 और c की वैल्यू भी यहाँ से कितना 2 गुणे। अब उपसारणिक कितना आया था हमारा, उपसारणिक 1 था, तो यहाँ पे अब देखें तो यहाँ पे 1 -1 होल पावर 4 गुणे 1। अब यहाँ देखें तो घात 4 है, तो जब घात 4 है तो यहाँ पे हमारा माइनस में नहीं आके प्लस में आएगा, तो 1 गुणे 1, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ये रहा हमारा सहगुणनखंड। अब इसको हम अगर क्रमबद्ध करें तो हम लिख सकते हैं सहगुणनखंड। अब इस सहगुणनखंड को हम क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे सारणिक के रूप में। तो सारणिक के रूप में अगर लिखेंगे तो इसे हम इस तरह से दर्शित करेंगे, जैसे हमने उपसारणिक को किया था उसी तरह से क्रम से करेंगे। तो a11 का आया कितना था हमारा 3 आया था, और इसके बाद में a12 का कितना आया था -4, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, और ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे -4, और इसे लिखेंगे तो यहाँ पे 2 और इसे लिखेंगे तो 1। ये रहा हमारा सहगुणनखंड। अब आइए हम 3 कोटि के उपसारणिक और सहगुणनखंड को ज्ञात करना सीख लेते हैं। यहाँ पे 3 कोटि का हमारा जो है सारणिक दिया गया है, तो इसमें हमें उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना है। तो उपसारणिक और सहखंड जैसा हमने 2 कोटि का ज्ञात किया था, सेम उसी तरह से 3 कोटि वाले में भी ज्ञात करेंगे। तो आइए हम सीखते हैं 3 कोटि वाले अवयवों को, यानी 3 कोटि वाले सारणिक के अवयवों का उपसारणिक ज्ञात करना। तो यहाँ पे पहले हम उसी तरह से क्रम से लेंगे। ये देखें तो पहला वाला रो और ये पहला वाला कॉलम, तो इसका नामकरण a11 करेंगे। तो यहाँ पे a11 का उपसारणिक ज्ञात कर लेंगे, उपसारणिक। अब a11 का उपसारणिक ज्ञात करेंगे तो हमने सीखा यही था कि जिस वाले अवयव को लेंगे वो वाला रो छूटेगा और कॉलम। तो ये 2 देखें तो पहले रो में है, इस तरह से ये पहला वाला रो छूट जाएगा और ये पहला वाला कॉलम। तो बचे अवयव कितने हमारे 0 4 5 -7। तो इसे लिख लेंगे यहाँ पे हम 0 4 5 -7 इस तरह से।
अब हम दो कोट के साड़ी को ज्ञात करना जानते हैं, तो हमें अब यहाँ पे साड़ी को ज्ञात करने के लिए तिर्यक गुणा करना होता है। तो तिर्यक गुणा हमेशा हमारा दाहिने तरफ से स्टार्ट होता है, तो इस तरह से इसका गुणा करेंगे तो 7 में -7 में 0 का गुणा करेंगे, -7 गुणे 0। अब बीच में यहाँ पे घटाते हैं तो यहाँ पे -4 में 5 का गुणा करेंगे तो 4 गुणे 5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से 0 माइनस यहाँ से घटा देंगे तो -20। अब यहाँ से टोटल सॉल्व करेंगे तो -20 निकल के आएगा, अर्थात A11 का उपसारणिक हमारा कितना आ गया, -20। A11 का उपसारणिक है -20। इसी तरह से अन्य का भी निकाल लेंगे, तो अन्य वाले हमारे A12 यानी क्रम से हम निकालते चलेंगे। तो क्रम से अब देखें तो इसमें जब A12 ले रहे हैं तो A मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम ये है, तो अर्थात अवयव कितना ले रहे हैं हम, -3। तो -3 का उपसारणिक ज्ञात कर रहे हैं, तो -3 का उपसारणिक ज्ञात कर रहे हैं, तो ये पहला वाला रो छूटेगा और ये वाला हमारा कॉलम छूट जाएगा दूसरा वाला। तो बचेगा क्या, 6 4 1 -7। तो यहाँ से लिखेंगे 6 4 1 -7। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 13 गुणा तो 6 से 42 माइनस का 42। अब बीच में यहाँ पे माइनस करते हैं तो -7 6 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 1 4। अब यहाँ से देखें तो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस में जुट के कितना हो जाएगा, -46। अब इसी तरह से हम बारी बारी से सब का क्रम से ज्ञात करेंगे। अब यहाँ से A13 का ज्ञात कर लेते हैं, तो A13 यानी पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला वाला रो ये है और तीसरा वाला कॉलम ये है, अर्थात इसमें ज्ञात किसका कर रहे हैं, 5 का। तो ये 5 का जब ज्ञात करें तो इस तरह से ये वाला रो छूटेगा और ये वाला कॉलम छूट जाएगा, बचेगा कितना, 6 0 1 5। तो यहाँ से लिखेंगे 6 0 1 5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 6 पंजे 30 माइनस 1 में 0 का 0, तो यहाँ से निकल कितना आ गया, 30। अब आइए हम देखते हैं, ये हमारा पहला रो कंप्लीट हुआ। अब दूसरे वाले रो के बारे में चलते हैं, तो दूसरे वाले रो में आएंगे तो पहले रो लिखते हैं तो A2, अब फिर पहला वाला ये कॉलम ले रहे हैं तो 1, A21 का ज्ञात कर रहे हैं। अब A21 का अगर ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पे तो A21 तो यानी दूसरा वाला रो पहला कॉलम, तो ये दूसरा वाला रो हुआ हमारा, ये दूसरा रो और ये पहला वाला कॉलम, तो दूसरा रो छूट जाएगा इस तरह से और ये पहला वाला कॉलम छूट जाएगा, तो बचेगा कितना, -3 5 5 -7। तो यहाँ पे लिखेंगे -3 5 5 -7। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो -3 में -7 का गुणा होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यानी 21। फिर यहाँ बीच में माइनस होता है 7, यहाँ से 5 बचे 25। अब यहाँ पे घटा देंगे तो -4 आ जाएगा। इसी तरह से बारी बारी से सब का क्रम से ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पे A22 ज्ञात कर रहे हैं, तो A22 देखिए तो यानी दूसरा वाला रो दूसरा वाला कॉलम, तो ये वाला हमारा दूसरा वाला रो दूसरा वाला कॉलम, तो बचा कितना, 2 5 1 -7। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 5 1 -7। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, 7 -7 का 2 में गुणा तो -14, फिर यहाँ -5 का 1 में तो 5। अब यहाँ से देखिए जोड़ के तो कितना आ जाएगा, -19। अब इसी तरह से हम ज्ञात कर लेंगे A23 का, तो A23 अब यहाँ से A23 ज्ञात कर लेते हैं, तो A23 अगर ज्ञात करेंगे तो यानी दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये वाला दूसरा वाला रो है तीसरा कॉलम, तो कितना बचा, 2 -3 1 और 5, तो 2 -3 1 और 5। यहाँ पे फिर सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह से, तो 5 दूनी 10। अब यहाँ पे माइनस होगा, लेकिन ये देखें तो -3 में 1 का गुणा होगा -3, तो माइनस का इसमें गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और 3 13। अब अगला वाला हम ज्ञात कर लेते हैं, तो ये देखें तो ये हमारे दो को जो दूसरा वाला रो था ये भी कंप्लीट। अब आ गए हम तीसरे वाले रो में, तो तीसरे वाले रो को अवयव को लिखेंगे तो पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम, तो ये तीसरा वाला रो और तीसरा वाला रो पहला वाला कॉलम, तो तीसरा रो यही है हमारा। जैसा कि हम यहाँ थोड़ा सा साइड में देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कठिनाई न हो। तो हमारा दिया गया है क्वेश्चन 2 3 और यहाँ पे दिया है 5, यहाँ पे -3 है और 6 0 4 1 5 -7 ये दिया गया। अब हम यहाँ पे देखें तो पहले रो होता है, तो रो हमने तीसरा लिया है, तो ये पहला रो ये दूसरा रो ये तीसरा वाला रो लिया है, तो इस तरह से ये रो छूट गया। और यहाँ पे कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम, तो पहला वाला कॉलम ये इस तरह से छूट गया। इतने की घेरेबंदी हमने कर ली थी, ये छूट गया, बचा कितना, -3 5 0 4। तो इसे लिखेंगे -3 5 0
4। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ नीचे सॉल्व कर देते हैं। तो 4 तिहाई 12 यानी -12। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 0 होगा, यहाँ बीच में माइनस होता है माइनस। तो अब यहाँ से देखें तो कितना गया -12। इस तरह से अब इसी तरह से हम अगला वाला भी निकाल लेंगे A32। अब यहाँ से हम लिखेंगे A32। अब A32 का उपसारणिक अर्थात तीसरे वाले रो और दूसरे वाले कॉलम का, तो तीसरा वाला रो और दूसरा वाला कॉलम देखेंगे तो उसको लेने के बाद यहाँ पे हमारा बचेगा कितना 2 5 6 4। इस तरह से इसे भी सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 -6 पंजे 30। अब इसे घटा देंगे, यहाँ से आ जाएगा -22। अब इसी तरह से हम लास्ट वाला लिख लेंगे अर्थात तीसरा वाला रो और तीसरा वाला कॉलम। तो तीसरा रो तीसरा कॉलम लिखेंगे तो यहाँ पे तीसरा रो और तीसरा कॉलम। अब यहाँ तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम लेंगे तो जैसा हमने पीछे सीखा है उसी तरह से लेंगे। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ले रहे हैं तो बचेगा कितना हमारा 2 -3 6 और 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका 0 में गुणा करेंगे 0, फिर यहाँ पे होता है माइनस और इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो -3 में तो माइनस का 18 इस तरह से आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट हटेगा तो इस माइनस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस माइनस से क्या हो जाता है प्लस, यहाँ पे 18 आ गया। अब ये हमने उपसारणिक को कंप्लीट कर लिया है। जब उपसारणिक कंप्लीट हो गया तो अब हम इसके सहगुणनखंड के बारे में सीखते हैं। सहगुणनखंड, सहगुणनखंड। अब हमने 2 कोटि के सहगुणनखंड को ज्ञात करना सीख लिया था। अब थोड़ा हम इसमें ये सीखेंगे कि डायरेक्ट सहगुणनखंड को ज्ञात कैसे किया जाता है। तो डायरेक्ट सहगुणनखंड को ज्ञात करने के लिए हमारे कुछ चिन्ह दिए गए हैं जिसे हमें याद करना होगा। तो चिन्ह हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सहगुणनखंड, सहगुणनखंड के चिन्ह यानी सहगुणनखंड के चिन्ह। अब चिन्ह होता क्या है हमारा, तो चिन्ह होता है यहाँ पे हमारा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमारा चिन्ह होता है। इस चिन्ह को अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो हम सहगुणनखंड को डायरेक्ट ज्ञात कर लेते हैं उपसारणिक ज्ञात करने के बाद। अगर हम देखें तो अब डायरेक्ट ज्ञात कैसे करते हैं, तो यहाँ से अगर देखें तो जब उपसारणिक ज्ञात करते हैं, एक उपसारणिक ज्ञात करना सीख लेते हैं उसके बाद हम डायरेक्ट ही लिखेंगे। तो जैसे हमने A11 लिख लिया, A11 का सहगुणनखंड ज्ञात करना है, सहगुणनखंड। तो A11 का सहगुणनखंड तो यहाँ पे जानते हैं फार्मूला होता है -1 R + C × A11 यानी उपसारणिक का अवयव। तो यहाँ से माइनस रखेंगे तो अगर -1 है तो इसे -1 को इसी तरह से लिखेंगे तो -1 A11। तो A11 का ज्ञात करें तो R इसमें यानी पहला वाला AR होता है, दूसरा वाला C, तो 1 + 1 होगा गुणे A11। तो A11 वाला देखें तो A11 अर्थात A11 हमने माना क्या था उपसारणिक, तो उपसारणिक में A11 वाला मान हमारा कितना था -20 आया था। अब -20 तो यहाँ पे देखें तो -1 और 1 घात में 2 गुणे -20। अब यहाँ पे बताया था हमने कि घात सम होगा तो माइनस हट जाएगा, तो यहाँ से 1 गुणे -20 बराबर अगर यहाँ से गुणा कर दे तो क्या आ जाएगा -20। अब यहाँ से कितना आ गया हमारा -20 आया। ये हमारा रहा क्या पहला वाला A11 का सहगुणनखंड। अब हम इसे थोड़ा सा उपसारणिक जो हमने ज्ञात किया था उपसारणिक को हम क्रमबद्ध कर रहे हैं, तो यानी उपसारणिक जो हमने ज्ञात किया था अब उसी उपसारणिक को हम क्रमबद्ध कर रहे हैं सारणिक के रूप में उपसारणिक को। तो उपसारणिक हमारा क्या निकल के आया था, हम उसे क्रमबद्ध कर रहे हैं। तो उपसारणिक हमारा आया था पहला जो था पहले वाला अवयव हमारा आया था -20, ये -20, और दूसरा वाला अवयव आया था हमारा -46, और तीसरा आया था हमारा 30, और फिर यहाँ पे दूसरे वाले रो में आया था -4 और यहाँ पे -19, और इसके बाद में आया था यहाँ पे 13। अब तीसरे वाले रो में आया था हमारा कितना, तो यहाँ -12 और यहाँ पे -22 और यहाँ पे 18 इस तरह से आया था। अब हम इस उपसारणिक को क्रमबद्ध कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ही सहगुणनखंड ज्ञात करें, सहगुणनखंड जो कि हमने चिन्ह सीख लिया उसी के आधार पे अब डायरेक्ट हम सहगुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं। अब सहगुणनखंड ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे हमने चिन्ह क्या लिखा था कि पहले प्लस होता है, तो अगर देखें तो यहाँ उपसारणिक हमारा कितना था माइनस, तो जानते हैं कि माइनस में जब भी गुणा प्लस का होता है तो यहाँ पे हमेशा माइनस ही निकल के आता है। या तो हम प्लस को पहले कर दें माइनस को बाद में, तब पर भी गुणा करने पे माइनस ही मिलेगा। और प्लस में जब गुणा होता है प्लस का तो हमेशा चिन्ह निकल के आता है प्लस, इतना हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ माइनस है
और यहाँ उपसारिक में अगर देखें सहगुणनखंड ज्ञात करने की चिन्ह हमने प्लस दिया है, तो प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 20 ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो माइनस होता है, तो इस माइनस का जब माइनस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हम देख लेते हैं माइनस का जब गुणा माइनस में होता है तो चिन्ह क्या निकल के आता है प्लस। तो इस माइनस का माइनस में गुणा होगा तो चिन्ह क्या आएगा प्लस, इस तरह से। और यहाँ पे देखें तो प्लस है, तो प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस यानी 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे चिन्ह माइनस है और यहाँ पे भी हमारा उपसारिक का अवयव माइनस है, तो माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा हमारा। अब ये माइनस है और यहाँ पे चिन्ह होता है प्लस, तो माइनस का प्लस में गुणा होगा तो क्या होगा माइनस, तो यहाँ से माइनस का 19 आ जाएगा। अब यहाँ पे चिन्ह माइनस होता है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस का प्लस में गुणा होगा तो क्या होगा माइनस आएगा, तो माइनस का 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर प्लस और अवयव जो दिया गया है यहाँ पे उपसारिक -12, तो यानी प्लस और माइनस का गुणा किया जाएगा माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 12। और यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस का माइनस में गुणा होगी प्लस, और यहाँ प्लस, यहाँ पे भी कुछ चिन्ह नहीं है था तो प्लस ही है, तो प्लस का प्लस में गुणा होगा क्या आएगा प्लस, इस तरह से निकल के आएगा। ये हमारा सहगुणनखंड है जो कि हमने डायरेक्ट ज्ञात किया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे और चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना न भूलें। आई होप आप लोगों को जो भी हमने उपसारिक और सहगुणनखंड ज्ञात करना सिखाया है आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।